बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN सेक्स सेमेस्टर MHN चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूड डिसऑर्डर। ये सर हिदायत की स्लाइड्स हैं, न्यू स्लाइड्स हैं और इंशाल्लाह आज हम इसमें मूड डिसऑर्डर में हम डिप्रेशन, मेनिया, हाइपोमेनिया, हाइपरमेनिया इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे और इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसके जो इंटरवेंशन है, नर्सिंग इंटरवेंशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर हमारे पास क्या होते हैं? तो मूड डिसऑर्डर हमारे पास मूड डिसऑर्डर आल्सो कॉल्ड अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसको अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। एमसीक्यूज के लिए याद रखना। अफेक्ट मीन फीलिंग्स, इंसान की जो फीलिंग्स है, इंसान की जो मूड है वो सही से नहीं होता है मूड डिसऑर्डर में। और परवेजिव अल्ट्रेशन इन इमोशंस, इंसान की जो इमोशंस है ना, इसमें वसी चेंजेस आते हैं, वसी किस्म के अल्ट्रेशन इसमें आते हैं। दैट और मैनिफेस्टेड बाय डिप्रेशन, ये डिप्रेशन की शक्ल में जो है जाहिर होता है, मेनिया की शक्ल में जाहिर होता है। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन में बंदा जो है सोशली विड्रॉल होता है, सोसाइटी के साथ नहीं मिलता, किसी के साथ बात नहीं करता, अकेला जो है लोनलेस होता है, आइसोलेट होता है। पहले जिस कामों में जो है इंटरेस्ट ले रहा था, आज इस कामों में जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये डिप्रेशन है। मेनिया क्या होती है? ये एक एनर्जाइज फेज है, एनर्जेटिक फेज है, जिसमें बंदा जो है ज्यादा पैसे जो है खराब करते हैं दूसरों पे, जिसमें बंदे के पास जो हद से ज्यादा एनर्जी होता है, ज्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है। तो ये मेनिया है। आज आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल के साथ। और बहुत या तो मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन हो या मेनिया हो या दोनों हो इसमें। तो ये मूड डिसऑर्डर हम बाइपोलर भी कह सकते हैं। इसमें इसमें बंदा जो है बाइपोल पे होता है। ये ऑलरेडी हम साइकोफार्माकोडायनेमिक में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर भी जो सर हिदायत की स्लाइड्स हैं इसी को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दे इंटरफेयर विद ए पर्सन लाइफ, ये इंसान की जो लाइफ होता है ना, पर्सनल लाइफ होता है ना, इसी में इंटरफेरेंस करता है। Flagging him or her with drastic and long-term sadness, agitation और elation। ये क्या होता है? ये मतलब इंसान को जो है हद से ज्यादा जो है इसको तकलीफ पहुंचाता है इस किस्म की चीजें। प्लगिंग हिम और हर विद ड्रेस्टिक, क्योंकि ड्रेस्टिक क्या मीन, ये सख्त होता है, तकलीफ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बंदी को हद से ज़्यादा तकलीफ होता है कि मैं तो पहले इससे ठीक था, मेरे एक्टिविटीज़ ठीक थे, मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन अब मेरे मेरे पे क्या हुआ है। तो इंसान की जो लाइफ है ना, ये क्या होता है, इसमें इंसान को सख्त तकलीफ होते हैं, इंसान सख्त जो है परेशान होता है। इन लॉन्ग टर्म सैडनेस, और इसमें बंदा जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है बहुत ज़्यादा खफा होता है। एजिटेटेड, और एजिटेशन क्या होता है? ए स्टेट ऑफ एंजाइटी और नर्वस एक्साइटमेंट, इसमें बंदे को एंजाइटी होता है, डर होता है और नर्वस एक्साइटमेंट होता है। बंदा जो है मतलब डर लगता है बंदे को, और मतलब कि क्या होने वाला है, क्या होगा मेरे साथ। तो ये सब इसमें होता है। और इलेशन, अगर पेशेंट मेनिया में है तो पेशेंट, ये जो बंदा है खुश होगा। इलेशन खुशी को कहा जाता है ना। अगर डिप्रेशन में है तो फ्लैगिंग हिम और हर विद ड्रेस्टिक एंड लॉन्ग टर्म सैडनेस, एजिटेशन होगा। और अगर बंदा मेनिया में है तो इलेशन होगा। एक्कम्पनिंग सेल्फ डाउट, और सेल्फ डाउट इसमें होता है, बंदा जो है मतलब शक में होता है अपने बारे में। गिल्ट, और बंदा जो है अच्छा फील नहीं करता है, गिल्टी, खुद को मतलब कसूरवार मानता है। एंड एंगर, और बंदा जो है गुस्सा होता है। एल्टर लाइफ एक्टिविटीज़, इसके जो लाइफ एक्टिविटीज़ है बिल्कुल एल्टर, अजीब किस्म के होते हैं। स्पेशली दोज दैट इन्वॉल्व सेल्फ स्टीम, और इंसान की जो सेल्फ स्टीम है वो ख़राब होता है। ऑक्यूपेशन, इंसान की जो जॉब है वो सही नहीं होता। इंसान की जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ वो ठीक से नहीं होता है। तो ये क्या होता है? ये मूड डिसऑर्डर है। इंसान की मूड जो है वो ठीक नहीं होता है। इंसान के जॉब, रिलेशनशिप, सेल्फ स्टीम, ये सब जो है इफेक्ट होता है। डेली लाइफ एक्टिविटीज़ और सोशल, मतलब सोसाइटी के साथ मिलना। सेल्फ पे डाउट होता है, गिल्टी फील करता है।
एंगर, एग्रेशन होता है, ये सब क्या होता है, मूड डिसऑर्डर होता है ना, इंसान की मूड जो है ठीक नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज है। कैटेगरीज ऑफ मूड डिसऑर्डर। द प्राइमरी मूड डिसऑर्डर आर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर में हमारे पास मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है एंड बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर्मली कॉल्ड मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। बाइपोलर डिसऑर्डर को भी मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। A major depressive episode last at least 2 weeks। तो ये MCQs के लिए आप लोग याद रखिए कि ये जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है, अगर वो 2 weeks तक है तो ये बंदा जो है मेजर डिप्रेशन में है, ठीक है। Which the person experience a depressed mood or loss of pleasure in nearly all activities। लेकिन 2 weeks तक ये डिप्रेसिव एपिसोड में होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके जो पर्सन की जो एक्सपीरियंस है, तो वो बंदा जो की जो मूड है ना वो डिप्रेस होता है, और इंसान की जो प्लीजर होता है ना वो लॉस होता है, और ऑल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये बाइपोलर होता है, ये मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, इसके मतलब होता है, ठीक है। तो इन एडिशन, और इसके साथ साथ इसके मतलब नीचे जो दी गई सिम्टम्स है इसमें 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बंदा आप कह सकते हैं कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चेंजिंग इन एपेटाइट और वेट। अगर बंदे के वेट और एपेटाइट जो है चेंज होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, तो आप कह सकते हैं कि इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। स्लीप इसके डिस्टर्ब है, और साइकोमोटर एक्टिविटीज इसके जो है डिस्टर्ब है, ठीक है। इसके साथ साथ डिक्रीज एनर्जी, इसके बॉडी की मतलब जो ताकत होता है ना वो कहता है कि मेरे दिल की मतलब मेरे दिल में जो है ताकत नहीं कि मैं ये काम करूँ। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्टी, बंदा जो है गिल्टी फील करता है, और ये सब जो है मतलब फील करता है। डिफिकल्टी थिंकिंग, बंदा जो है थिंकिंग नहीं कर सकता, कंसंट्रेटिंग, काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, फोकस नहीं कर सकता, और मेकिंग डिसीजन, और बंदा जो है डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। और रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, और बंदे को मतलब थॉट्स आते हैं कि आप मरने वाले हैं। और सुसाइडल आइडिएशन, मुख्तलिफ किस्म के आइडिएशन होते हैं इसे सुसाइडल के, आपने मतलब ये सुसाइड करना है। प्लान्स, और मुख्तलिफ किस्म के सुसाइडल प्लान बनाते हैं कि इसी तरीके से आपने सुसाइड करना है, और फिर ये बंदा जो है फाइनली सुसाइडल अटेम्प्ट भी करता है। ओके, तो ये जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम है, तो 4 इनमें होना चाहिए। और इसके साथ साथ 2 weeks तक जो है बंदा जो है इसकी प्लीजर ना हो, ठीक है, और डिप्रेसिव मूड हो, तो इस बंदे को हम मेजर डिप्रेसिव पेशेंट कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में है। इसके बाद these symptoms must be present every day for 2 weeks and result in significant distress or impair social, occupational or other important area of functioning। ये बात आप रिमेंबर करें कि ये 2 weeks तक जो है ये मुसलसल होना चाहिए, ठीक है। ये प्रेजेंट एवरी डे 2 weeks तक, ये रोजाना की बेस पे ये होता है कि 2 weeks मुसलसल कंसेक्यूटिव। अगर एक बंदे में ये सिम्टम है एंड रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयर सोशल, सोसाइटी के साथ इसके ताल्लुकात सही नहीं है, किसी के साथ नहीं मिल रहा। ऑक्यूपेशनल, जो इसके मतलब जॉब है, कॉलेज जाना है, मस्जिद जाना है, किसी के साथ मिलना है, ये ठीक नहीं है। और अदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शन, और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शन है वो काम नहीं करता है। तो इस बंदे को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इसे। ये कौन कह रहा है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA 2000, ये बुक वाला जो है ये कहता है। सम पीपल आल्सो हैव डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, और बाज लोगों को जो है इसके साथ साथ जो है इन सिम्टम के साथ साथ जो है डिल्यूजन होता है और हेलुसिनेशन होता है। तो डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो टाइप्स हैं, ग्रैंडियोज डिल्यूजन है, और इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम इसमें होता है, परसिक्यूशन है। तो ये सब जो है इसमें होता है। डिल्यूजन क्या होता है, फॉल्स बिलीफ होते हैं ना, बंदा किसी पे मतलब गलत शक कर रहा है, इसके फॉल्स बिलीफ होते हैं अपने पार्टनर के बारे में, अपने मतलब जिसके साथ इसका रिलेशनशिप है इसके बारे में। तो ये डिल्यूजन होता है इसे। एंड हेलुसिनेशन, और साथ हेलुसिनेशन भी होता है, एक चीज़ रियलिटी में नहीं है और ये सोच रहा है कि ये मेरे पास जो है ये चीज़ है, या मैंने ये चीज़ देखा है, या मैंने ये चीज़ जो है सुना है। द कम्बिनेशन इज रेफर्स टू ए साइकोटिक डिप्रेशन। अगर
ये ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम दिया है 2 वीक्स तक ये सिम्टम होता है। और इसके साथ साथ अगर एक बंदे को डिलूजन हेलुसिनेशन है तो इस बंदे को हम क्या कह सकते हैं, साइकोटिक डिप्रेशन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिए याद रखना, बाइपोलर डिसऑर्डर इज डायग्नोज्ड व्हेन अ पर्सन मूड साइकिल बिटवीन एक्सट्रीम ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन। हम बाइपोलर डिसऑर्डर को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, तो हम तब डायग्नोज कर सकते हैं जब एक बंदे की मूड साइकिल जो है कभी एक्सट्रीम पे होता है मेनिया में और कभी एक्सट्रीम डिप्रेशन में होता है। तो इसी टाइम जो है हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेनिया। मेनिया क्या होता है? मेनिया is a distinct period during which mood is abnormally and persistently elevated, expansive or irritable। इसमें बंदी की जो मूड है ना वो अजीब किस्म की होता है, एबनॉर्मली मूड होता है इसकी, परसिस्टेंटली एलिवेटेड, हद से ज़्यादा जो है इसकी मूड जो है एलिवेटेड होता है, एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा मतलब पैसे ख़राब करते हैं, खर्च करते हैं दूसरों पे खुद पे, और इरिटेबल मीन इजीली एनॉयड और एंगर्ड, ये इजीली जो है खफा होता है, गुस्सा होता है। तो ये मेनिया है, एक एक्सट्रीम फेज है, ठीक है। टिपिकली दिस पीरियड लास्ट अबाउट 1 वीक। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, ये 1 वीक तक ये होता है ये पीरियड। ओके, तो ये आप याद रखिए, जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड थे वो 2 वीक्स तक थे और ये 1 वीक तक होते, अनलेस द पर्सन इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड ट्रीटेड सूनर। इसमें बंदा जो है हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है और ठीक है ये, बट इट मे बी लॉन्गर फॉर सम इंडिविजुअल। लेकिन ये तो 1 वीक तक होता है, लेकिन बाज़ लोगों के लिए ये 1 वीक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एट लीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स अकम्पनिंग द मैनिक फेज। मैनिक फेज के लिए नीचे जो सिम्टम दिया है इसमें कम से कम 3 होने चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये बंदा जो है ये मेनिया में होता है। ओके, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम और ग्रैंडियोसिटी। इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम क्या होता है? इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम थिंक दे आर बेटर देन अदर एंड ऑलवेज अंडर एस्टिमेट एवरी एल्स। ये सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा बेहतर हूँ, ये जो दुनिया में लोग हैं ना इनमें सबसे बेहतर और अच्छा इंसान मैं ही हूँ। एंड ऑलवेज अंडर एस्टिमेट एवरी वन, और अपने के अलावा जितनी भी लोग हैं इन सबको अंडर एस्टिमेट करता है, इन सबको कम समझता है कि ये तो मतलब ये तो इंसान है ही नहीं, मतलब किसी को घास भी नहीं डालता है, खुद को ज्यादा जो है तवज्जो देता है और खुद को कुछ समझते हैं कि मैं तो हूँ, और मतलब इस तरह की जो है सोचता है। और ग्रैंडियोसिटी क्या होती है? ग्रैंडियोसिटी मीन रिफर्स टू ए सेंस ऑफ स्पेशलनेस एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस दैट माइट लीड टू यू। ये क्या करता है? इसमें इंसान के जो सेंसेस होते हैं वो स्पेशलनेस फील करता है कि मैं स्पेशल बंदा हूँ इस दुनिया में, और सेल्फ इम्पोर्टेंस इस बंदे के हद से ज़्यादा होते हैं कि मैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ इस दुनिया के लिए, इस काम के लिए, और मेरे जैसे औरतों को कोई है नहीं, ठीक है। तो ये ग्रैंडियोसिटी है। डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप, और इसमें बंदे को नींद नहीं आता, स्लीप जो है नहीं आता है, ठीक है। तो ये मेनिया में होता है। प्रेशर स्पीच, और इसकी जो बातें हैं वो बिल्कुल प्रेशर में होते हैं, रिलेंटिंग, ठीक है। इसकी बातें जो है वो अनरिलेंटिंग होता है, मतलब इसमें कोई कनेक्शन ना हो, कोहेरेंस ना हो, रैपिड बातें करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ऑफ्टन लाउड टॉकिंग, और बहुत तेज बोल रहा है, विदाउट पेज, कोई सांस नहीं ले रहा बात में, सब्र नहीं करता, ब्रेक नहीं लेता, बस बात ही बात करते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, और इसके जो आइडियाज है वो फ्लाइट होते हैं कहीं एक जगह पे दूसरी जगह, रेसिंग ऑफ्टन अनकनेक्टेड थॉट्स। इसके जो थॉट्स होते हैं ना वो बिल्कुल अनकनेक्टेड होता है, बिल्कुल भी ये एक तरफ बात करता है दूसरी तरफ बात कर, कभी कहते हैं मैं कॉलेज गया हूँ, कभी कहते हैं मैंने खाना खाया है, नहीं खाना खाया है, इस तरह के जो है मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहा है। Distractibility. What is the meaning of distractibility? Distractibility means tendency to be easily diverted from a task or daily activities, or college work is, homework is, class work is, daily task। ये सब क्या होता है? डिस्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब ये है कि इसमें बंदा जो है मतलब स्टडी करता है ना, एम एच इन ओपन किया है और स्टडी करता है, अचानक जो है उठता है
और दूसरे कामों में जो है बिजी होता है। मतलब इसका जो टास्क है ना वो परफॉर्म नहीं करता है, अपने टास्क से ये ओरिएंट होता है, कभी एक तरफ डाइवर्ट होता है दूसरी तरफ, तो ये क्या डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होता है। इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज, और इसमें बंदा जो है क्या करता है, मतलब गोल डायरेक्टेड जो एक्टिविटीज होते हैं ना इसमें जो है इन्वॉल्व होता है, पूरा नहीं करता, कंप्लीट नहीं करता, लेकिन इसमें इन्वॉल्व जरूर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या ये मेनिया में होता है। और साइकोमोटर एजुटेशन, और इसको साइकोमोटर एजुटेशन होता है, ये बहुत ज्यादा जो है अजीब किस्म के रवैये जो है करता है, हाथ पाँव जो है अजीब किस्म के जो है मतलब यूज करता है, क्योंकि एक एनर्जेटिक पेस है। और इसमें याद रखना, इसमें जो बंदे की सेक्सुअल एक्टिविटीज होता है ना वो हद से ज्यादा होता है। ठीक है, बंदा जो है वायलेंट होता है, खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों को भी, और इसके जो सेक्सुअल एक्टिविटीज और डिजायर है वो हद से ज्यादा होता है। सही है। एंड एक्सेसिवली इन्वॉल्वमेंट इन प्लीजर सीकिंग एक्टिविटीज विद ए हाई पोटेंशियल फॉर पेनफुल कंसिक्वेंसेज, और इसमें बंदा जो है मुख्तलिफ किस्म के प्लीजर सीकिंग एक्टिविटीज में जो है इन्वॉल्व होता है। ओके, IPA 2000। अब हम देखते हैं हाइपोमेनिया। व्हाट इज हाइपोमेनिया। इससे पहले हमने मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स डिस्कस की, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये 2 वीक्स तक होते थे। फिर हमने जो है मेनिया जो है डिस्कस की, इसमें हमने ये डिस्कस की कि ये 1 वीक तक होता है। अब हम हाइपोमेनिया को डिस्कस करते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए। ये क्या होता है, इज ए पीरियड ऑफ एबनॉर्मली एंड परसिस्टेंटली एलिवेटेड, इसमें बंदा जो है जो मूड होता है वो एबनॉर्मली परसिस्टेंटली एलिवेटेड होता है, एक्सपेंसिव होता है, इरिटेबल मूड होता है, लेकिन ये बिल्कुल मेनिया की तरह होता है, लेकिन ये 4 डेज तक होता है। एमसीक्यूज के लिए याद रखना, ये 4 डेज के लिए होता है। ओके, इंक्लूडिंग 3 और 4 ऑफ द एडिशनल सिम्टम डिस्क्राइब अर्लियर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिम्टम, इसमें 3 या 4 जो है होनी चाहिए। The difference is that hypomanic episode do not impair the person ability to function, और इसमें सिर्फ ये फर्क है हाइपोमेनिया और मेनिया में कि हाइपोमेनिया में बंदे के जो फंक्शनल एबिलिटी होता है इंसान के, जो मतलब काम करता है, स्टडी करता है, जॉब करता है, वर्क करता है, तो ये नॉट एम्पेयर होता है, मतलब ये मुतासर नहीं होता है। इनफैक्ट हकीकत में ही और शी में भी क्वाइट प्रोडक्टिव, ये अपने घर के लिए, फैमिली के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं हाइपोमेनिक, क्योंकि ये इतने ज्यादा मसला नहीं है। एंड देयर आर नो साइकोटिक फीदर्स, और इसके लिए कोई साइकोटिक फीदर नहीं होगा हाइपोमेनिया में, न डिल्यूजन होगा न हेलुसिनेशन होगा। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल डायग्नोस बाइपोलर डिसऑर्डर आर डिस्क्राइब एज फॉलोज। अब हम बाइपोलर डिसऑर्डर को जो है डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है, और इसमें साइक्लोथीमिया है, डायस्टोनिया है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 डिस्कस की है, तो चले हम इस 2 को जो है जस्ट डिस्कस करते हैं। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में क्या होता है, 1 और मोर मैनिक और मिक्स्ड एपिसोड, इसमें एक या एक से ज्यादा मैनिक मिक्स्ड एपिसोड होता है। ओके, मैनिक जो एनर्जाइज फेस है, यूजुअली अकम्पनीड बाय मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, और एक जो है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना, ये एमसीक्यूज में ऑलरेडी आ चुका है। 1 या 1 से ज्यादा मैनिक एपिसोड, मिक्स्ड एपिसोड, या ठीक है इसके साथ जो है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है। तो ये हमारे पास बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर क्या होता है, 1 और मोर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स, इसमें एक या एक से ज्यादा मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है, accompanied by at least 1 हाइपोमेनिक एपिसोड, और एक जो है कम से कम एक 1 हाइपोमेनिक एपिसोड होता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए, बाइपोलर 1 में एक या एक से ज्यादा मैनिक एपिसोड, मिक्स्ड एपिसोड, और एक जो है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। और जो बाइपोलर 2 है, बाइपोलर 2 के लिए 1 या 1 से ज्यादा मेजर डिप्रेसिव एपिसोड और एटलीस्ट 1 हाइपोमेनिक एपिसोड। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए। ओके, टिपिकल सिम्टम्स ऑफ मेनिया, जो मेनिया के सिम्टम है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चले देखते हैं। हाइटेंड
इसमें मतलब बंदा जो है खुद को ऊंचा समझता है कि मैं तो सबसे ज्यादा हाइटेंड हूँ, ऊंचा, उसके जो ख्यालात है वो बहुत बड़े होते हैं, ग्रैंडियोस। और ये जो है क्या करता है, ग्रैंडियोस होता है, मतलब खुद को एक स्पेशल बंदा मानता है इस दुनिया में। और मतलब सेल्फ इम्पोर्टेंस हद से ज्यादा होता है, एजिटेटेड मूड, और इसके जो मूड है वो बिल्कुल एजिटेटेड होता है। हद से ज्यादा ये बंदा जो है कंफ्यूज सा होता है, और इसको एंजाइटी होता है कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है। एग्जैजुरेटेड सेल्फ स्टीम, और इसकी जो सेल्फ स्टीम है वो खुद को मतलब कुछ समझता है। इसकी जो सेल्फ स्टीम है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, तो एग्जैजुरेटेड, मैं हूँ तो बस मैं हूँ, मेरे से कोई अच्छा है नहीं इस दुनिया में। तो इसके जो है ना सेल्फ स्टीम वो हद से ज्यादा होता है। स्लीपलेसनेस, और इसकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होता है, उसको मतलब नींद नहीं आ रहा। प्रेशर स्पीच, वो रैपिडली जो है बोलता है विदाउट पेसिंग, मतलब कोई ब्रेक नहीं लेता बात में, बस बात ही करता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, और इसके ख्यालात जो है चेंज होते हैं, एक मतलब आइडिया को लेके उसको छोड़ के दूसरे आइडिया को मतलब अपनाता है। रिड्यूस एबिलिटी टू फिल्टर आउट एक्सट्रेनियस स्टिमुले, इज इजीली डिस्ट्रैक्टेबल, और ये क्या करता है, ये एक काम को पूरा नहीं कर सकता है। एक काम स्टार्ट करता है, एक्टिविटी स्टार्ट करता है, होमवर्क स्टार्ट करता है, इसको छोड़ के किसी दूसरी काम में जो है इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल टीचर ने उसे कहा है कि आपने आज जो है 4 पेजेस जो है आपने लिखनी है बायोस्टैट के, मतलब 2-3 एग्जाम्पल दिया है। तो वो जब आता है घर, तो ये बायोस्टैट स्टार्ट करता है मजे से, लेकिन डायरेक्ट अचानक उठ के दूसरों के साथ जो है खेल में जो है बिजी होता है। तो ये डिस्ट्रक्टेबिलिटी होता है। इंक्रीज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विद इंक्रीज एनर्जी, इसके बॉडी में एनर्जी ज्यादा होता है, एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, तो ये ज्यादातर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। ओके, एमसीक्यूज के लिए ये जो है ना, ये आप याद रखिए। मल्टीपल ग्रैंडियोस हाई रिस्क एक्टिविटीज और डेंजरस किस्म के कामों में इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल इसको डर लगता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, कंसिक्वेंसेस क्या है। अगर बाइक पे बैठा है तो मतलब व्हीलिंग करता है, वन व्हीलिंग, मुख्तलिफ किस्म के काम जो है करता है। तो ये क्या होता है, ये हाई रिस्क एक्टिविटीज यूजिंग पोर जजमेंट, और इसके जो जजमेंट है वो बिल्कुल पोर होता है, किसी बात पे अटेंशन ही नहीं देता है। विद सिवियर कंसिक्वेंसेस, और इसके जो काम है ना, ये इसके सिवियर कंसिक्वेंसेस है, बुरे नतायज जो है इसके काम के होते हैं। एटियोलॉजी, etiology causes of bipolar disorder, mood disorder. Various theories for the etiology of mood disorder exist. मुख्तलिफ किस्म की theories हैं, हम कह सकते हैं कि किस वजह से जो है ये mood disorder जो है होते हैं। तो चले देखते हैं, रीड करते हैं। The most recent research famous or focuses on chemical biologic imbalances as the cause. जो मोस्ट रिसेंट रिसर्च है, तो ये केमिकल बायोलॉजिक इम्बैलेंसेस पे जो है फोकस करता है, कि ये जो हमारे बॉडी में केमिकल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स होते हैं, इसी वजह से, इम्बैलेंसेस की वजह से हमारे बॉडी में मूड डिसऑर्डर होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर सेरोटोनिन लेवल कम है तो एग्रेशन बनने को होगा। ये एमसीक्यूज आ चुका है हमारे पेशावर सिल रीजन में, एमएचएन पेपर में 2025 में, अभी जो रमज़ान में हमारे पेपर थे 22 पे। तो ये एमसीक्यूज आ चुका है कि एग्रेशन किस वजह से होता है, सेरोटोनिन के डिक्रीज होने से। ओके, तो ये मूड पे जो है इफेक्ट करता है। नेवरथलेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर एंड इंटरपर्सनल इवेंट्स अफेयर टू ट्रिगर सर्टन फिजियोलॉजिक एंड केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन, और मुख्तलिफ किस्म के साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं, फाइनेंशियल मसले होते हैं, इंसान के घर के मसले होते हैं, इकोनॉमिकली जो मतलब फैमिली के साथ बंदा जो है रहता है, ये मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस होते हैं, पीटीएसडी है, इसी वजह से बंदे को जो है मूड डिसऑर्डर हो सकता है। अगर एक बंदे के साथ कोई रेप हुआ है, कोई ज्यादती हुआ है, इसके साथ एब्यूज हुआ है, तो आगे वो जिंदगी डिसास्टर हुआ है, इसके लाइफ, इसके जो फैमिली है वो मतलब इसके डेथ हुई है लव्ड वन की, तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में होता है ना। तो इसी वजह से भी मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं बंदे को। और इसके ब्रेन में जो है मतलब फिजियोलॉजिक मसले भी हो सकते हैं, ब्रेन के जो फंक्शन है इसमें एनाटॉमिक भी हो सकते हैं, ब्रेन की जो एट्रोफी है, मुख्तलिफ किस्म की केमिकल चेंज भी हो सकते हैं, विच सिग्निफिकेंटली लेटर अल्टर द बैलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और इसी वजह से हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इसके इम्बैलेंसेस होते हैं। एक्सकल 2005 ये इसने लिखा है। इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं पेपर में। Effective treatment address both the biologic and psychological components of mood disorder.
इफेक्टिव और ट्रीटमेंट जो हम करते हैं तो किस बेस पे करते हैं? साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ मूड डिसऑर्डर एंड बायोलॉजिक। Thus, nurses need a basic knowledge of both perspective when working with client experiencing these disorder। और पेशेंट के पास नॉलेज होना चाहिए कि इस तरह के पेशेंट को वो डील कर सकते हैं या कर सके। बायोलॉजिक थ्योरीज, हमारे पास बायोलॉजिक थ्योरी है, जेनेटिक थ्योरी है। जेनेटिक स्टडीज इम्प्लीकेट द ट्रांसमिशन ऑफ मेजर डिप्रेशन इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में हमारे पास मदर होते हैं, फादर होते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री जो होते हैं, इसी की वजह से बायोलॉजिक जो हमारे पास मेजर डिप्रेशन है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। हु आर एट ट्वाइस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन कंपेयर विद द जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन से अगर आप देखें तो जिसके माँ बाप को ये मसले हैं तो उसके बच्चों में भी ये मसले होगी। नंबर 2, न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी। न्यूरोट्रांसमीटर थ्योरी में क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के मुख्तलिफ किस्म के इम्बेलेंसेस होते हैं इसमें। अगर फॉर एग्जांपल बंदे के जो इंसान के जो बॉडी में नॉरएड्रेनालिन है, अगर इसके लेवल कम है तो डिप्रेशन में होगा, नॉरएड्रेनालिन लेवल ज़्यादा है तो मेनिया में होगा, और अगर सेरोटोनिन लेवल कम है तो डिप्रेशन में होगा, बंदा एग्रेशन में होगा, ओके, डिप्रेशन एग्रेशन में होगा। तो ये स्लाइड में लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोकेमिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर chemical messenger focus on serotonin and norepinephrine। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन पे ये वाला मॉडल जो है डिपेंड करता है। टू मेजर बायोजेनिक एमाइंस इम्प्लीकेटेड इन मूड डिसऑर्डर। ये टू मेजर बायोजेनिक एमाइंस होते हैं जो मूड डिसऑर्डर में जो है इम्प्लीकेटेड है। डिफिसिट्स ऑफ सेरोटोनिन, अगर सेरोटोनिन के लेवल जो है स्टॉप है, मजीद सेरोटोनिन नहीं बनता, बॉडी में कम है, तो बंदे को डिप्रेशन होगा। नॉरएपिनेफ्रिन लेवल में भी डिफिशिएंट एंड डिप्रेशन, और डिप्रेशन में नॉरएपिनेफ्रिन लेवल जो है कम होता है, इंक्रीज इन मेनिया, और मेनिया में जो है इंक्रीज होता है। ओके, तो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, इससे आ सकते हैं एमसीक्यूज। डिसरेगुलेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एसीएच एंड डोपामीन। अगर बॉडी में एसिटाइलकोलिन एसीएच और डोपामीन डीए इसके डिसरेगुलेशन है, रेगुलेशन सही नहीं है, also is being studied in relation to mood disorder। इस बंदे को भी मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं। ओके, तो ये जो है एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, इसको देखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इसी को डिस्कस करते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन इन्फ्लुएंसेस, हार्मोनल फ्लक्चुएशन आर बीइंग स्टडीड इन रिलेशन टू डिप्रेशन। अगर किसी इंसान के ब्रेन में हार्मोनल फ्लक्चुएशन सही नहीं है, बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशन सही नहीं है, तो इस बंदे को डिप्रेशन हो सकता है। ओके, डिप्रेशन क्यों होता है? हमारे बॉडी में डोपामीन लेवल कम होता है, हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल कम होता है, नॉरएपिनेफ्रिन कम होता है, तो इसी वजह से डिप्रेशन होता है बंदे को। Mood disturbance have been documented in people with endocrine disorder। और जिन लोगों में endocrine disorder है तो इसमें mood disorder जो है डॉक्यूमेंट हुआ है रिसर्चेस के थ्रू, such as those of thyroid, adrenal और parathyroid and pituitary glands। जिन लोगों को थायराइड, एड्रीनल, पैराथायरॉयड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के मसले मसाइल होते हैं, तो इन लोगों में जो है मूड डिसऑर्डर जो है देखी गई है कि इनको ये मसले हैं। एलिवेटेड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होते हैं? कोर्टिसोल होते हैं ना। तो अगर बॉडी में कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा है, इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेस रिस्पॉन्स, तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएटेड है। अगर किसी इंसान की बॉडी में स्ट्रेस है तो ये स्ट्रेस हार्मोन है, कोर्टिसोल ज़्यादा रिलीज होगा। एंड एविडेंस ऑफ इंक्रीज कोर्टिसोल सेरोटोनिन इज एपरेंट इन अबाउट 40% ऑफ क्लाइंट विद डिप्रेशन। और ये देखी गई है हॉस्पिटल्स में, रिसर्चेज में, कि 40% जो लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो कोर्टिसोल सेरोटोनिन लेवल इसकी बॉडी में ज्यादा होता है, तो इस वजह से इसको डिप्रेशन होता है। विद द हाईएस्ट रेट फाउंड अमंग ओल्डर क्लाइंट्स, और ये ओल्डर क्लाइंट्स में ये बातें हैं ओल्डर क्लाइंट्स के लिए, तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग रिमेंबर करें। ओके, पोस्टमार्टम हार्मोन अल्टरेशन precipitate mood disorder such as postpartum depression and psychosis। अगर एक फीमेल है, इसके पोस्टमार्टम हुआ है, ओके, बच्चा मतलब पैदा हुआ है, इसके जो मतलब बर्थ हुआ है चाइल्ड के, तो इसी वजह से भी हार्मोन अल्टरेशन होता है ना बॉडी में, तो इसी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है।
about 5 to 10% of people with depression have thyroid dysfunction. 5 to 10% people ऐसी भी हैं जिसकी थायराइड डिस्फंक्शन है, तो इसी वजह से इसको डिप्रेशन है। नोटेबली एन एलिवेटेड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और ये देखी गई है कि इसके बॉडी में जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके लेवल इंक्रीज है। दिस प्रॉब्लम मस्ट बी करेक्टेड विद थायराइड ट्रीटमेंट, और अगर आप इसकी थायराइड ट्रीटमेंट करें तो ये मसले हल हो सकते हैं। और ट्रीटमेंट फॉर द मूड डिसऑर्डर इज इफेक्टेड एडवर्सली, और इसके साथ साथ जो है इस बंदे के जो मूड डिसऑर्डर है वो खत्म हो सकती है। ठीक है, तो ये MCQs के लिए आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये स्लाइड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइकोडायनेमिक थ्योरीज, इसी को हम देखते हैं कि क्या लिखा है। मेनी साइकोडायनेमिक थ्योरीज अबाउट द कॉज ऑफ मूड डिसऑर्डर सीम टू ब्लेम द विक्टिम एंड हिज और हर फैमिली। इसमें क्या होता है, ये जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है ये साइकोलॉजी के साथ जो है ताल्लुक रखता है। हम कल्चर कंसिडरेशन देखते हैं, हम इंसान की फैमिली देखते हैं कि किस फैमिली के साथ ये रहता है, और इसके जो इकोनॉमिक स्टेटस है, इसके जो मतलब मूड है, इसके मतलब किसके साथ रिलेशन है, मतलब ये सब जो है इसमें हम देखते हैं। तो ये ब्लेम द विक्टिम, ये विक्टिम को ब्लेम करता है, किस्मत वगैरह पे काम करता है, एंड हिज और हर फैमिली, और इसके फैमिली पे जो है डिपेंड करता है कि इसके फैमिली क्या है, मतलब फैमिली के साथ इसके मसले, घर में कोई मसला तो नहीं है, ये सब जो है इसमें होता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के साइंटिस्ट है। फ्रूड क्या करता है, फ्रूड मतलब कहता है लुक्ड एट द सेल्फ डिस्क्रिपेंसी depreciation of people with depression and attributed that self reapproach to anger or turn inward related to either a real or perceived loss। अगर एक बंदे के साथ जो है रियल या परस्यूड लॉस हुआ है, ओके, तो इससे बंदा जो है वो गुस्सा होता है और बंदा जो है डिप्रेशन में होता है। तो इसमें फ्रूट क्या कहता है, ये सेल्फ डिफिकेशन होता है, अपने नफ्स की तजलील बंदा करता है कि ये मेरा जो लॉस हुआ है, मेरे नंबर कम आए हैं, मेरे बॉडी में डिजीज है, मेरे साथ ये हुआ है, तो इस वजह से बंदा डिप्रेशन में चला जाता है ना, और बंदा जो है गुस्सा होता है और ख़ुद को जो है मतलब गुनाह देता है कि अगर आप मैंने ये काम किया था तो मेरे साथ ये हो सकता था, ये हो सकता था। तो अपने नफ्स की तजलील करता है, सेल्फ डिफिकेशन करता है, तो ये फ्रूट कहता है। और बाइब्रिंग क्या कहते हैं, बाइब्रिंग बिलीव दैट वन ईगो, इंसान के ईगो जो होता है सेल्फ होता है, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैंने क्या करना है, एस्पायर टू बी आइडियल, इसकी ये ख्वाहिशमंद होता है आइडियल की। गुड एंड लविंग सुपीरियर आर स्ट्रॉन्ग, कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, सबसे ऊपर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मतलब मैं वफादार हूँ। तो इंसान की जो ईगो है ना सेल्फ, ये चाहता है ये मतलब ख्वाहिशमंद होता है कि मैं आइडियल बनूं, सही है। और अगर आगे ज़माने में फ्यूचर में ये आइडियल ना बना तो क्या होगा, एंड दैट टू बी लॉर्ड एंड वर्थी वन मस्ट अचीव दिस हाई स्टैंडर्ड। अगर एक बंदे को ये चीज़ मिला, आइडियल लाइफ उसको मिला, वो गुड बना, वो लविंग बना, सुपीरियर बना, स्ट्रॉन्ग बना, सही है, तो ये क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड हाई होगा, खुश होगा। लेकिन अगर इसको ये चीज़ ना मिली, इसका मतलब ख्वाहिश है कि वो आइडियल बने लेकिन वो आइडियल नहीं बना, तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन रिजल्ट्स, फिर डिप्रेशन आ जाता है। इन रियलिटी द पर्सन वाज नॉट एबल टू अचीव दिस आइडियल ऑल द टाइम, ओके। तो अगर एक बंदे की ईगो है ना और वो चाहता है कि मैं आइडियल बनूं, आइडियल बना, डिप्रेशन नहीं, वो स्टैंडर्ड में रहेगा। अगर इसके जो मतलब वो चाहता है आइडियलिटी और इसको ना मिला तो उसको डिप्रेशन होगा, सही है। तो ये बाइब्रिंग कहता है। और फ्लूड जो है किस चीज़ पे फोकस करता है, सेल्फ डिप्रिकेशन पे, कि ये जो मेरा लॉस हुआ है ये मेरे वजह से हुआ है, तो फिर अपने नफ्स की वो तजलील करता है। तो ये MCQs के लिए याद रखिए कि फ्लूड ने क्या कहा था, सेल्फ डिप्रिकेशन पे बात की थी, बाइब्रिंग ने ईगो और एस्पायर्ड टू बी आइडियल इसी पे बात की थी, ओके। और जैकॉब्सन कंपेयर्ड द स्टेट ऑफ डिप्रेशन विद ए सिचुएशन इन विच द ईगो इज पावरलेस। और ये जो जैकॉब्सन है, तो ये स्टेट ऑफ डिप्रेशन जो है कंपेयर करता है इस सिचुएशन के साथ कि जिसमें ईगो जो है पावरलेस होता है, इंसान का अपने ऊपर जो है कंट्रोल नहीं होता है। इंसान कहता है कि मेरा मतलब कंट्रोल नहीं है इस सिचुएशन पे, हेल्पलेस होता है, मतलब ठीक है। तो ये क्या होता है
ये जैकॉब्सन कहता है कि ये ऐसा होता है। तो एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए। ओके, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस, इसके ट्रीटमेंट क्या है? साइकोफार्माकोलॉजी, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चले हम रीड करते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। मेजर कैटेगरीज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इंक्लूडिंग साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, टीसीएस जो है, और मोनो अमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर्स एमएओज है, और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक एसएसआरआईज है, और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स है। Evidence is increasing that antidepressant therapy should continue for longer than the 3 to 6 month originally believed necessary. ये 3 to 6 months तक जो है इससे ज़्यादा करने चाहिए। Fewer relapses occur in people with depression who receive 18 to 24 months of antidepressant therapy, और जिसको जो है डिप्रेशन है तो इसके लिए 18 to 24 months जो है एंटीडिप्रेसेंट थेरेपी होने चाहिए। और ऐसे रूल दी डोसेज ऑफ एंटीडिप्रेसेंट शुड बी tapered before being discontinued। तो चले इसी को देखते हैं। ये हमारे पास सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इससे सारा एंटीडिप्रेसेंट है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चले देखते हैं कि क्या लिखा है। फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सिटिन क्या करता है? फ्लोक्सिटिन हमारे पास ये प्रोजेक के नाम से आते हैं, और इसका जो मेन सिम्टम है ना, साइड इफेक्ट है, वो वेट लॉस होता है। एमसीक्यूज के लिए याद रखना, हेडेक होता है इसमें, नर्वसनेस होता है, एंजाइटी होता है, सेडेशन होता है, ट्रीमर, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी इसमें होता है, एनोरेक्सिया होता है, कंस्टिपेशन होता है, नाजिया, डायरिया एंड वेट लॉस होता है। ओके, लेकिन ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन एंड वेट लॉस जो है ये आप रिमेंबर करें। नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है? एडमिनिस्टर इन एम if nervous or PM if drowsy, मॉनिटर फॉर हाइपोनेट्रीमिया, और ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया का ख्याल रखना है, और ये वेट लॉस एंड सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये बात याद रखिए आप लोग। रिपोर्ट सेक्सुअल डिफिकल्टीज टू फिजिशियन, ओके, ये भी होता है। एडिक्वेट फ्लूइड्स, ये भी इसके साथ जो है लेनी है। सर्टलीन है हमारे पास, जोलोफ्ट के नाम से जो है आते हैं मार्केट में। डिजीनेस होता है, सेडेशन होता है, हेडेक, इंसोम्निया, बंदे को जो है नींद नहीं आता, और ट्रीमर, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इसके लिए जो इंसोम्निया है और सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये डायरिया, ड्राई मूथ, थ्रोट, नोजिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग, ये सब जो है इसमें होता है। एडमिनिस्ट्रेशन फीम, ये वही बात है। ओके, और इसमें हाइपोनेट्रीमिया, ये भी याद रखें, रिपोर्ट सेक्सुअल, ये वही बात है। ओके, और एनकरेज यूज ऑफ शुगर फ्री बेवरेजेस, ये, और हार्ड कैंडी, तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए। और पेरोक्सिटीन है, पेक्सिल है, इसमें डिजीनेस होता है, सेडेशन होता है, इंसोम्निया, ये सब जो है इसमें होता है। ओके, और ये भी इसी तरह जो है होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हाइपोनेट्रीमिया नहीं है। इसके बाद हमारे पास है सिटालोप्राम है, सेलेक्सा है, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट क्या है? ड्रोजनेस है, सेडेशन है, इंसोम्निया है, नोजिया है, वोमिटिंग है, वेट गेन है। एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए, इसमें वेट गेन है। ओके, ये जो हमारे पास फ्लोक्सिटिन था, ओके, तो फ्लोक्सिटिन में वेट लॉस था, और ये जो सिटालोप्राम है इसमें वेट गेन है। ओके, एनकरेज एडिक्वेट फ्लूइड्स, मॉनिटर फॉर हाइपोनेट्रीमिया, ये भी हाइपोनेट्रीमिया, एडमिनिस्टर विद फूड, और फूड के साथ एडमिनिस्टर करना है, और एडमिनिस्टर डोजेज एट 6 PM और लेटर, प्रोमोट बैलेंस न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। इस सिटालोप्राम, ये जो लेग्जाप्रो के नाम से, लिजेप्रो के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल होता है, ड्रोजिनेस, डिजीनेस, वेट गेन, ये भी वेट गेन होता है इसमें। सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। ड्राई मूथ, हेडेक, नोजिया एंड डायरिया एंड रेस्टलेसनेस, बेचैनी होता है। चाहिए सही है, तो ये साइड इफेक्ट हैं। चेक आर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर, इसके लिए आपने क्या करना है? आर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर को जो है यूज करना है। ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रहिए कि नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एसिटालोप्राम किया है, तो चेक आर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर। ओके, और अराइज स्लोली फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, इनकरेज यूज ऑफ शुगर फ्री बेवरेजेस, शुगर फ्री बेवरेजेस देनी है, हार्ड कैंडी, एडमिनिस्टर विद फूड, तो ये सब आपने एमसीक्यूज के लिए रिमेंबर करना है। ओके, इसके बाद टेट्रासाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है, टीसीएस है, एमोक्सापिन है, एसेंडिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, मे कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स,
जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स है, एकथीजिया है, एटीसी, ट्रेडियोडिस काइनेसिया है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, ये सब जो है टीसीएस की वजह से हो सकते हैं। ओके, इट कैन क्रिएट टॉलरेंस इन 1 to 3 months, 1 to 3 months तक ये टॉलरेंस क्रिएट करता है। इट इंक्रीज एपेटाइट, और इसके साथ एपेटाइट इंक्रीज होता है, बंदा जो है वो ज़्यादा खाना खाता है, एंड कॉज वेट गेन, इस वजह से जो है वेट गेन होता है, एंड क्रेविंग फॉर स्वीट्स, और बंदा चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट खाऊं। तो एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि कौन से ड्रग्स की वजह से क्रेविंग फॉर स्वीट होता है, वेट गेन होता है, इंक्रीज एपेटाइट होता है। तो ये बात याद रखिए कि क्रेविंग फॉर स्वीट्स जो है ये टीसीएस करता है, और एमोक्सिपिन करता है, एसेंडीन करता है, जो नाम है इसका, जो जेनेरिक नाम है। ओके, मेप्रोटिलीन लूडियोमिल कैरीज ए रिस्क फॉर सीजर, और ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि कौन से टीसीएस है जो सीजर के लिए रिस्की हो सकता है। तो ये मेप्रोटिलीन है, स्पेशली इन हैवी ड्रिंकर, सिवियर कंस्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ये सब जो है इसके मतलब साइड इफेक्ट है। स्टोमाटाइटिस है, एंड अदर साइड इफेक्ट्स इट लीड्स टू फॉर कंप्लेंट्स, द ड्रग इज स्टार्टेड एंड विथड्रॉन ग्रेजुअली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन कैन इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए। ओके, एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स है हमारे पास। एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट्स में क्या होता है, एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट आर यूज्ड व्हेन द क्लाइंट हैज इनएडिक्वेट रिस्पांस टू अदर साइड इफेक्ट्स फ्रॉम एसएसआरआईज। अगर एक पेशेंट जो है एसएसआरआईज यूज करता है, लेकिन इसकी वजह से इसको अजीब किस्म की जो है मतलब साइड इफेक्ट्स है, आपको तो पता है ना कि हमने क्या डिस्कस किया कि फ्लोक्सिटिन के जो मतलब वेट लॉस होता है, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, और अजीब अजीब किस्म के जो मतलब एनोरेक्सिया, कंस्टिपेशन, नाजिया, डायरिया, और सेडेशन, और नर्वसनेस, एंजाइटी, हेडेक, और ये सब जो है होते थे ना। फ्लोक्सिटिन और सर्टिलिन के साथ क्या होते थे, स्वेटिंग होता था, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इंसोम्निया, वोमिटिंग, माउथ ड्राइनेस, ट्रीमर, डिजीनेस, सेडेशन, ये सब कुछ थे ना। और ये जो हमारे पास फरोक्सिटिन था, फेक्सिल, इसमें डिजीनेस, सेडेशन, हेडेक, इंसोम्निया, वीकनेस, और फैटीग, कंस्टिपेशन, ड्राई मूथ, थ्रोट, नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग, इस तरह से टालोप्राम में वेट गेन होता था, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन, कंस्टिपेशन, डायरिया, ड्रोजीनेस, और एसिटालोफ्राम में भी वेट गेन होता था, और मुख्तलिफ किस्म के रेस्टलेसनेस, ड्राई माउथ, और हेडेक, और ये जो मतलब मुख्तलिफ किस्म के थे ना साइड इफेक्ट्स। तो अगर ये होता है इस सारा के साथ एक पेशेंट में, तो फिर आपने क्या करना है, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स आपने देनी है, इसके साइड इफेक्ट्स थोड़े से कम होते हैं। ओके, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट इंक्लूड्स वेनाफ्लेक्सिन, और वेनाफ्लेक्सिन है, एफेक्सर जो होते हैं डोलॉक्सिटिन है, साइमबेल्टा है, एंड ब्यूफ्रिफियोन है, विल ब्यूटीन है, और निफाजुडीन है, ठीक है, निफाजुडोन है, सिरजोन जो होता है, एंड मेरटाजिपिन है, रिमिरॉन। ओके, तो ये फिर जो है हमारे पास एटिपिकल एंटी डिप्रेशन है, तो ये फिर हमने यूज करने हैं। ओके, वेनाफ्लेक्सिन ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन, तो ये क्या करता है, सेरोटोनिन की जो रीअपटेक है इसको ब्लॉक करता है वेनाफ्लेक्सिन। नॉरएपिनेफ्रिन, और नॉरएपिनेफ्रिन के जो रीअपटेक है वो, एंड डोपामीन, ठीक है, लेकिन वीकली करता है। डोलोक्सिटिन सेलेक्टिवली ब्लॉक्स बोथ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, दोनों को जो है ब्लॉक करता है। ब्यूफ्रियन मोडेस्टली इनहिबिट द अपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, और ये नॉरएपिनेफ्रिन की करता है, वीकली इनहिबिट द अपटेक ऑफ डोपामीन एंड हैज नो इफेक्ट ऑन सेरोटोनिन। और ये जो ब्यूप्रोपियन है, ये सेरोटोनिन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। ओके, ब्यूफ्रोन इज मार्क्ड एज जाइबान फॉर स्मोकिंग सेसेशन। ये एमसीक्यूज आप लोग रिमेंबर करें कि वो कौन से ड्रग्स हैं जो हम मतलब स्मोकिंग सेसेशन के लिए, स्मोकिंग ख़त्म करने के लिए, स्मोकिंग की जो आदत है इसको ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जाइबन है, और जाइबन जो होता है इसका जो मतलब फार्माकोलॉजिक नाम है वो ब्यूप्रोपियोन है, ठीक है, और इसका जो मार्केटेड नेम है वो जाइबान है। तो ये एमसीक्यूज आप रिमेंबर करें। ओके, ताकि कल पेपर में आप लोगों के लिए आसानी हो। चले हम इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। इसके बाद है
Nifazodone inhibit the reuptake of serotonin and norepinephrine and has a few side effects. इसके साइड इफेक्ट कम है, few है, और ये क्या करता है, ये हमारे पास मतलब सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के जो रीअपटेक है इसको इनहिबिट करता है। हाफ लाइफ इसका 4 आवर्स है एंड इट कैन बी यूज्ड इन क्लाइंट्स विद लिवर एंड किडनी डिजीज। इन सिक्यूज के लिए आप लोग रिमेंबर करें, अगर आपसे ये सिनेरियो पूछा जाए कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में है, ओके, और इसको लिवर और किडनी की डिजीज है और हमने इसके सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की जो रिएप्टेक है इसको हमने क्या करना है, इस साइड्स को हमने इनहिबिट करना है, तो किस ड्रग्स के साथ हमने ये काम करना है, तो ये निफाजोडोन है जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स है। ओके, इट इंक्रीज द एक्शन ऑफ सर्टन बेंजोडाइजिपीन, ओके, और एल्प्राजोलाम है, एस्ट्राजोलाम है, ट्राइजोलाम है, एंड द H2 ब्लॉकर terfenadine है, Remeron also inhibit the reuptake of serotonin and norepinephrine and it has few sexual side effects। इसके sexual side effects few है, however its use comes with a higher incidence of weight gain होता है, sedation and anticholinergic side effects। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, ये जो मैं रीड करता हूँ और आपको मतलब मेंशन करता हूँ जस्ट कि आपने ये जो है पेपर के लिए याद रखना, और मैकेनिज्म में ज़्यादातर जो है एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ये क्यों मैं नहीं करता हूँ, मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि इस पे मैंने चैप्टर नंबर 5 में 8 लेक्चर्स बनाए हैं काफ़ी सारे डिटेल के साथ, और इसमें मैंने 1 बाय 1 जो है एक एक ड्रग्स के जो है एक एक क्लास के मैंने साइड इफ़ेक्ट्स, एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स, एंटी हार्म इफ़ेक्ट्स जितने भी हैं, इसके जो रिसेप्टर्स हैं, इसके जो मतलब नाम्स है, सब जो है मैंने मैकेनिज्म 1 बाय 1 जो है मैंने साइकोसिस से स्टार्ट की है और लिथियम पे मैंने स्टॉप की है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसी को जो है देखनी है और फिर इसी स्लाइड को जो है आपने रीड करना है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी मसला ना हो। ठीक है, monoamine oxidase inhibitors MAOIs are used and frequently because of potentially fatal side effects and interactions with numerous drugs। ये MAOIs जो होते हैं ना, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं ना, तो ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जस्ट इसमें रीड करते हैं, अगर इंसिक्यूज पॉइंट्स है तो हम इसको हाईलाइट करते हैं। both prescription and over the counter prescriptions, most serious side effect is hypertensive crisis। जो सबसे ज़्यादा इसके हाइपरटेंसिव मतलब साइड इफ़ेक्ट्स होता है सीरियस, वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है इसमें। ओके, ए लाइफ थ्रेटनिंग condition that can result when a client taking MAOs ingest triamine containing foods। तो ये एमसीक्यूज हमारे पेपर में आया था कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस साइड इफेक्ट्स किस ड्रग्स के होती है, तो ये MAOIs के होते हैं, और साथ साथ ये एमसीक्यूज भी हमारे पेशावर सिल रीजन में आया था कि वो कौन से हमारे पास ड्रग्स है, ठीक है, जो हम मतलब टायरामीन कंटेनिंग फूड्स के साथ हम अगर मतलब लें तो इसके सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज आप लोग को रिमेंबर करें। एंड फ्लूइड्स आर अदर मेडिकेशन symptom are occipital headache, hypertension, nausea, vomiting, chills, sweat और रेस्टलेस, न्यूट्रल रिजिडिटी। जो इसके जो न्यूट्रल रिजिडिटी होते हैं ना, जो मतलब इसके जो मतलब मसल होते हैं ना वो रिजिड होते हैं। डायलेटेड प्यूपल, फीवर एंड मोटर एजिटेशन, दे कैन लीड टू हाइपर पायरेक्सिया, सेरेब्रल हेमोरेज, ये सब जो है इससे होते हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए बिल्कुल याद रखिए, ओके, ताकि कल आपको पेपर में कोई मसला ना हो। ओके, मोस्ट सीरियस साइड इफ़ेक्ट ये है, और टायरामाइन कंटेनिंग फूड के साथ जो है इसके जो मतलब कंट्राइंडिकेशन है, तो वो हमारे पास MAOI से एमसीक्यूज आ चुका है हमारे पेपर में। लिथियम इज यूज टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर। लिथियम हम बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब इसके लिए यूज करते हैं। इट इज हेल्पफुल फॉर बाइपोलर मेनिया, ये मेनिया के लिए हम यूज करते हैं। मूड स्टेबलाइजर है एंड कैन पार्शियली और कंप्लीटली इरेडिकेट साइक्लिक टूवर्ड बाइपोलर डिप्रेशन। लिथियम इज इफेक्टिवली इन 75% ऑफ क्लाइंट्स बट हैव ए नैरो रेंज ऑफ सेफ्टी। इसके नैरो रेंज सेफ्टी है, सेफ्टी के रेंज इसके बिल्कुल नैरो है, लेकिन इफेक्टिवली 75% होते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए आप लोग
याद रखिए, ताकि फिर कल आपको पेपर में कोई मसला ना हो। ओके, और सीरियम लिथियम लेवल हमारे पास कितना है, ये 0.6 से लेकर 1.2 एम EQOL होता है। ओके, ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग ज़हन नशीन कर लें। Ongoing monitoring of cerium lithium level is necessary to establish efficacy while preventing toxicity. तो lithium level कितना होता है, 0.6 से 1.2 MAQ पर L होता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी, और हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी भी करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के थेरापीज हैं, मूड डिसऑर्डर के लिए करते हैं। साइकेट्रिस्ट में यूज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी। ECT थेरापी टू ट्रीट डिप्रेशन इज सेलेक्टिव ग्रुप्स, इसमें बंदे जो है मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के साथ शामिल करते हैं। सच एज क्लाइंट हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटी डिप्रेसेंट्स, अगर एक मतलब बंदा है वो एंटी डिप्रेशन भी का मतलब ले रहा है, फिर भी वो इसका रिस्पॉन्स जो है वो सही नहीं है। आर दोज हु एक्सपीरियंस इनटॉलरेबल साइड इफेक्ट्स एट थेराप्यूटिक डोसेज, पार्टिकुलरली ट्रू फॉर ओल्डर एडल्ट्स। ये ओल्डर एडल्ट्स के लिए जो है होता है, वो ड्रग भी यूज़ करता है, मेडिसिन भी यूज़ करता है, लेकिन फिर भी इसके जो सिम्टम्स है वो ठीक नहीं हो रहे, तो इसके लिए क्या करते हैं, ECT करता है। ओके, साइकोथेरापी, कम्बिनेशन ऑफ साइकोथेरापी एंड मेडिकेशन। साइकोथेरेपी में क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ साइकोथेरापी एंड मेडिकेशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेसिव एपिसोड्स। डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए हमने साइकोथेरापी भी करनी है और साथ साथ मेडिकेशन भी लेनी है, तो ये हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है ट्रीटमेंट की। ओके, देयर इज नो वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ थेरापी दैट इज बेटर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, और ऐसे कोई मतलब मोस्ट इफेक्टिव थेरापी नहीं है, बेटर थेरापी नहीं है, ताकि हम इसके ज़रिए जो है इसी को जो है ट्रीट कर सकें। इंटरपर्सनल थेरापी फोकस ऑन डिफिकल्टीज इन रिलेशनशिप, और हमने इंटरपर्सनल थेरापी को जो है इस पे फोकस करना है, ताकि हम इसको मतलब लोगों के साथ मिलाएं और लोगों के साथ ये मुख्तलिफ किस्म की बात करें, रिलेशनशिप रखें, सच एज ग्रीफ रिएक्शन। ओके, और रूल डिस्प्यूट्स एंड रूल ट्रांसिशन transitions. For example, a person who as a child never learned how to make and trust a friend outside the family structure has a difficulty establishing friendship as soon as adults. एक बंदा है और बच्चा था और इसने मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखा है, और इसको मतलब ये किस्म के मसले मसाइल है, तो आपने लोगों के साथ इसको मिलवाना है ताकि वो मिल जाए, बात करे, रिलेशनशिप बनाए, तो इसी से इसके जो मसले मसाइल है वो हल हो। Interpersonal therapy help the person to find a way to accomplish this developmental task, और इसकी वजह से इसके जो माइंड है वो मतलब अच्छा हो सकता है, वो डेवलपमेंटल टास्क को जो है अकम्प्लिश कर सकता है। बिहेवियरल थेरेपी सीक्स टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लाइंट पॉजिटिव रिइंफोर्सिंग इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट एंड टू डिक्रीज नेगेटिव इंटरेक्शन। अगर एक बंदे की आप बिहेवियरल थेरेपी करें, इसको नेगेटिव थॉट्स आप खत्म करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लाइंट्स पॉजिटिव रिइंफोर्सिंग इंटरेक्शन, अगर वो अच्छे इंसान के साथ आप बिताए, ग्रुप्स के साथ इसके मतलब काउंसलिंग की जाए, एनवायरनमेंट के साथ वो मतलब अडेप्ट होता है, तो फिर इसके जो नेगेटिव थॉट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे और इसके जो पॉजिटिव रिइंफोर्सिंग है वो हो जाए। इट आल्सो में फोकस ऑन इम्प्रूविंग सोशल स्किल्स, और इसके साथ साथ इसके जो सोशल स्किल होते हैं वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। ओके, कॉग्निटिव थेरापी फोकस ऑन हाउ द पर्सन थिंक अबाउट द सेल्फ, और कॉग्निटिव थेरापी हम क्यों करते हैं, इसके कॉग्निशन पे हम काम करते हैं कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, लोगों के बारे में क्या सोचता है, फ्यूचर के बारे में क्या सोचता है, इसके एक्सपीरियंसेस कितने हैं। ओके, दिस मॉडल फोकस ऑन द पर्सन डिस्टॉर्टेड थिंकिंग which in turn influence feelings, behavior and functional abilities। इसके functional abilities, behavior, feeling, ये सब जो है हम क्या करते हैं, इसको हम मतलब इसके साथ जो है डिस्कस करते हैं और इसको अवेयर करते हैं। ओके, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर डिप्रेशन, डिप्रेशन के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, प्रोवाइड फॉर द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट एंड अदर। ये जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है ये ज़्यादातर इसके सुसाइडल मतलब आइडिएशन होता है, तो ख़ुद को भी नुकसान दे सकता है, दूसरों को भी, तो आपने क्या करना है, इसको सेफ्टी जो है प्रोवाइड करना है। इंस्टीट्यूट सुसाइड प्रिकॉशन इफ़ इंडिकेटेड, आपने इसको इंस्टीट्यूट करना है, इसको मतलब एजुकेट करना है सुसाइडल प्रिकॉशन के बारे में। और बीइंग ए थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बाय स्पेंडिंग नॉन डिमांडिंग टाइम विद द क्लाइंट्स, और अपने क्लाइंट के साथ टाइम गुजारना है।
Promote completion of activities of daily living by asserting the client only as necessary. Establish adequate nutrition and hydration. ये सब जो है आपने करना है. Promote sleep and rest. आपने sleep और rest को promote करना है. Engage the client activities. Clients को आपने activities में engage करना है ताकि इसके depression कम हो. Encourage the client to verbalize and describe emotions. आपने इससे कहना है कि आप अपने emotions बताएं, आप verbalize हो जाए, दूसरों के साथ बात करें. Work with the client to manage medication and side effects. आपने इसके क्लाइंट के साथ जो है वर्क करने हैं ताकि वो मेडिकेशन और साइड इफेक्ट को मैनेज कर सके. क्लाइंट फैमिली एजुकेशन. इसके साथ आपने क्लाइंट की जो फैमिली है इसको भी एजुकेट करना है. टीच अबाउट द इलनेस ऑफ डिप्रेशन. आपने इसके फैमिली को एजुकेट करना है कि डिप्रेशन क्या चीज़ होता है, डिप्रेशन के कंसिक्वेंसेस को क्या होते हैं, इसको मतलब ये मसले हो सकते हैं. आइडेंटिफाई अर्ली साइन ऑफ रिलैप्स. रिलैप्स के अर्ली साइन आपने आइडेंटिफाई करना है. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट ग्रुप एंड असिस्ट एंड लोकेटिंग रिसोर्सेज. आपने इसके साथ जो है मतलब अपने फैमिली को जो है इसको ऐसे सोर्स ग्रुप जो है मतलब यूज़ करने हैं. आपने उसके फैमिली को ये बताना है कि इसको ज़रूरत होती है ग्रुप्स की ताकि वो ग्रुप्स के साथ बात करे, इसके साथ अटैच हो तो इसका डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है. टीच द क्लाइंट डेफिनेटली अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ थेरेपी एंड फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स. एनकरेज पार्टिसिपेशन इन सपोर्ट ग्रुप्स. इसको मतलब सपोर्ट ग्रुप्स के लिए इनकरेज करना है ताकि वो पार्टिसिपेशन कर सके. टीच द एक्शन साइड इफेक्ट्स एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मेडिकेशन. और इसके फैमिली को आपने ये बताना है कि ये जो मेडिसिन यूज़ करते हैं MAOS है, TCS है, टिपिकल है, जितनी भी है, मूड स्टेबलाइजर है, इसके ये साइड इफेक्ट्स है, इसके ये एक्शंस हैं. ओके, स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं. डिस्कस मेथड्स टू मैनेज साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन. और साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन जो है आपने क्या करना है, डिस्कस करनी है कि ये मसले हो सकते हैं इन्हें. नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर मेनिया. मेनिया के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन किया है. डिप्रेशन के लिए तो हमने डिस्कस किया. अब मेनिया की बारी है. प्रोवाइड फॉर क्लाइंट फिजिकल सेफ्टी एंड दोज अराउंड्स. और इसके लिए जो है आपने सेफ्टी जो है प्रोवाइड करना है. फर्स्ट जो चीज़ है वो किया क्योंकि ये वायलेंट होता है, सिवियर वायलेंट होता है, दूसरों को भी ले मतलब दूसरों को भी मसले मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, खुद को भी. ठीक है, तो आपने इसको मना करना है. सेट लिमिट्स ऑन क्लाइंट बिहेवियर व्हेन नीडेड. और आपने क्या करना है, इस क्लाइंट के जो बिहेवियर है, ठीक है, आपने इसको लिमिट करना है. ओके. रिमाइंड द क्लाइंट टू रिस्पेक्ट डिस्टेंस बिटवीन सेल्फ एंड अदर. आपने क्लाइंट को ये समझाना है कि आपने क्या करना है, मतलब खुद को भी मतलब रिस्पेक्ट देनी है, दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी है, या आपने रिमाइंड करना है इसे. यूज शॉर्ट सिंपल सेंटेंस टू कम्युनिकेट. शॉर्ट और सिंपल सेंटेंस आपने इसके साथ कम्युनिकेट करने हैं. लॉन्ग और अजीब किस्म के जॉर्गन्स और स्लैंग्स नहीं. क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द क्लाइंट कम्युनिकेशन. आपने क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन है इसको आपने क्लैरिफाई करना है. फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड फिंगर फूड दैट आर हाई इन कैलोरीज एंड प्रोटीन्स. आपने ऐसे फूड जो है इसको देने हैं, प्रोवाइड करने हैं ताकि इसमें कैलोरीज, एनर्जीज और प्रोटीन जो है इसमें ज़्यादा हो. प्रोमोट रेस्ट एंड स्लीप. आपने रेस्ट और स्लीप को जो है प्रोमोट करनी है. प्रोटेक्ट द क्लाइंट डिग्निटी. आपने क्लाइंट की जो वकार है, इज्जत है, इसको प्रोटेक्ट करना है. विन इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर. अगरचे वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करे लेकिन फिर भी आपने इसकी इज्जत पे वार नहीं करना है. चैनल क्लाइंट्स नीड फॉर मूवमेंट इनटू सोशली एक्सेप्टेबल मोटर एक्टिविटीज़. और आपने इसको सोशल के साथ मिलाना है. आपने इसके मतलब काउंसलिंग करने हैं ताकि इसके जो मोटर एक्टिविटी है वो सोशली एक्सेप्टेबल हो. ऐसा गलत काम ना करे ताकि सोशल इसको ब्लेम करे. ओके. एजुकेशन फॉर मेनिया. मेनिया के लिए आपने क्या एजुकेशन देनी है. टीच अबाउट बाइपोलर इलनेस एंड वेज टू मैनेज द डिसऑर्डर. आपने बाइपोलर इलनेस के लिए इसको टीच करना है और इसके जो डिसऑर्डर है इसको आपने क्या करना है, मैनेज करना है. टीच अबाउट मेडिकेशन मैनेजमेंट. आपने मेडिकेशन जो मैनेजमेंट है इसी के लिहाज से आपने इसको टीच करना है. इंक्लूडिंग नीड फॉर पीरियोडिक ब्लड वर्क्स एंड मैनेजमेंट ऑफ साइड इफेक्ट्स. के इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कंट्राडिक्शन क्या हो सकते हैं, तो ये आपने इसके साथ डिस्कस करने हैं. फॉर क्लाइंट टेकिंग लिथियम. जो बंदा लिथियम लेता है, मूड स्टेबलाइजर लेता है. टीच अबाउट द नीड फॉर एडिक्वेट सॉल्ट एंड फ्लूइड इंटेक. MCQs के लिए आप लोग याद रखिए कि लिथियम के साथ आपने इसके लिए क्या करने हैं, साल्ट, एडिक्वेट साल्ट इसने यूज़ करनी है. ठीक है. और फ्लूइड इंटेक इसने जो है 8 to 10 ग्लासेस जो है इसने लेनी है. इसके साथ इसने जो है क्या करनी है, साल्ट जो है इसने यूज़ करनी है. ये MCQs में आ चुका है ऑलरेडी कि जो लिथियम के साथ ज़रूरी बात है. ओके. तो ये आप MCQs के लिए याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके. और क्या करें अब,
टीच द क्लाइंट एंड फैमिली अबाउट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, और ये जो मेडिसिन ले रहे हैं इसके बारे में आपने इसके टॉक्सिसिटी के बारे में इसको इन्फॉर्म करना है, एंड द नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली, और अगर इसको कोई मसला है तो इसके फैमिली को आपने बताना है कि आपने डायरेक्ट जो है ये जो है आपने मतलब हॉस्पिटल पहुंचाना है, एंड educate the client and family about risk taking behavior and how to avoid it। और आपने क्या करना है, फैमिली को एजुकेट करना है, ठीक है, ताकि वो अगर ऐसा कुछ काम करे, रिस्क टेकिंग बिहेवियर करे, तो आपने इसको इससे मना करना है, अवॉइड करना है। टीच अबाउट बिहेवियरल साइन ऑफ रिलैप्स एंड हाउ टू सीक ट्रीटमेंट इन अर्ली स्टेज, और आपने अर्ली स्टेज पे फोकस करना है ताकि वो जो है किया करे, अपने जो मतलब माइंड और बिहेवियर है वो ठीक हो इसके। तो चले आज हमारा जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम इसके बाद जो है सुसाइड, और इसके बाद जो है हम एंजाइटी के जो 4 मॉडल्स है इसी को हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास माइल्ड है, सिवियर है, पैनिक है, तो इसी के साथ साथ हमारा जो एमएचएन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।